हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट जो हमारे पास होता है उस डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमें यह समझ लेना है कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक रियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। देखो ये प्रॉपर्टी ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगी ये मैं आपको बता देता हूं यहां पे। क्योंकि सभी जब डिटर्मिनेंट जब अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो सिंपल मेथड होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, उस मेथड से सभी डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसलिए हमारे लिए प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, देख लेते हैं अपन यहां पे। इफ द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स टू बी द सेम। यहां हमें कहा जा रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कि हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। अब यहां पे जो हमने डिटर्मिनेंट ले रखा है, जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में a1 b1 c1, a2 b2 c2, सेकंड रो में a3 b3 c3 डिटर्मिनेंट है। तो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में हम यही डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, यानी फर्स्ट रो में a1 b1 c1, सेकंड में a2 b2 c2 और थर्ड में a3 b3 c3। तो ये हमसे कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जो हमने लिया है, अगर हम उसमें रो और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो रो तो क्या बन जाएंगी, कॉलम्स। ठीक है, और कॉलम्स क्या बन जाएंगे, रोज। तो यहां पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखो फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बन गई, सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या बन गई, थर्ड कॉलम। तो ये आपस में क्या हो गई, रो और कॉलम आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ऐसा हो जाएगा तब हमारे डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ये भी समझ सकते हैं अपन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी दोनों आपस में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। यानी जो ए होता है अगर हम उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे डिटर्मिनेंट का, तो भी दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी यहां पे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और हम उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, तो डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहां पे देखें आप कि हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वास्तव में ये जो कंडीशन हमने पढ़ी है, यानी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये बिल्कुल राइट है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, जिसके एलिमेंट्स हमने क्या लिए, फर्स्ट रो के अंदर 1 2 1, सेकंड रो में 3 1 4 और थर्ड रो में 4 1 2। ये हमने क्या ले लिए, यहां पे एलिमेंट्स ले लिए। अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है अपने पास, -2 + 20 -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 20 - 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 17 हो गया यहां पे। तो हमें ध्यान रखना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब हम चलते हैं हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर। हमें प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि हम रो और कॉलम को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो फर्स्ट रो क्या बन गए यहां पे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारे पास क्या बन गई, सेकंड कॉलम, और थर्ड रो हमारे पास क्या बन गई, थर्ड कॉलम। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो आप देखें यहां पे इसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आया, 1 × 2 - 4, -3 × 4 - 1 और +4 × 8 - 1। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, -2 - 9 + 28, तो 28 - 11, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17 आ गई। कितनी आ गई, 17 आ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट में ये जरूरत पड़े कि हमें रो और कॉलम को आपस में क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े, क्या करना पड़े,
चेंज करना पड़े तो हम इनको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम क्या लेते हैं, हमारा डिटरमिनेंट लेते हैं। देखो यहां पे जो हमने डिटरमिनेंट पहले भी लिया था, हम मोस्ट ऑफ टाइम्स यही डिटरमिनेंट यूज करेंगे। ठीक है, इस डिटरमिनेंट के अंदर हम टू रोज या टू कॉलम्स को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, सभी को नहीं, तीनों को नहीं, सिर्फ दो रो या दो कॉलम को हम क्या कर लें, चेंज कर लें, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। यानी अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो डिटरमिनेंट प्लस की वैल्यू दे रहा है तो अब दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करने से उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या था, डिटरमिनेंट था, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो हमारे पास क्या हो गई, सेकंड, और सेकंड क्या हो गई, फर्स्ट, यानी इन दोनों रोज को हमने आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, इंटरचेंज करने पे ये एक डिटरमिनेंट बन गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, जो पहला जो डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू के नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू की क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हम सीधे वर्ड में समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर टू रो या टू कॉलम्स को आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो पहले वाला जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है A1 1 2 1 3 1 4 4 1 2, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने पहले सॉल्व कर ली, कितनी आ रही है, 17। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फर्स्ट रो को सेकंड रो से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, और सेकंड को फर्स्ट से, यानी पहली दो रो आपस में क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। देख पा रहे हैं आप, देखो यहां पे फर्स्ट है, रो है 1 2 1, अब ये सेकंड हो गई 1 2 1, सेकंड क्या है यहाँ पे 3 1 4, ये हो गई 3 1 4, तो आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। ठीक है, अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो अब यहां पे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बन गया इंटरचेंज होने के बाद कौन सा, A2, उसकी वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 7। तो यहां पे अब जब हम इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस 2 माइनस 28, तो 11 माइनस 28, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -17। यानी आपके पास जो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी, +17, अब हमारे पास कितनी हो गई, -17। तो हम ये कह सकते हैं कि टू रो और टू कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनेगा A2, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जो पहले वाला डिटरमिनेंट था A1, उसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसकी A1 की वैल्यू कितनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ A1 की 17, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 की वैल्यू कितनी हो गई, -17 हो गई। ठीक है, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम क्या कर लें, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, तो सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वो माइनस की हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। यहां पे आप देख पा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और सिंपल सी भी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट के अंदर टू रोज या टू कॉलम्स आपस में क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी सेम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। उस कंडीशन में हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो है इस डिटरमिनेंट की, वो A1 B1 और C1,
और सेकंड की है A2 B2 C2 और थर्ड रो की है A2 B2 और C2। यानी हम ये कह सकते हैं इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो और थर्ड रो क्या है, सेम। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी यहां पे, 0 आएगी। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 1 3 1 4 और थर्ड रो है 3 1 4। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो 1 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 12 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3। तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 0 प्लस 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। क्योंकि हम यहां पे देख पा रहे हैं कि सेकंड रो और थर्ड रो क्या है, सेम है, यानी इनके एलिमेंट्स क्या है, सेम। तो हम सीधे भी लिख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम, यानी हम कह सकते हैं 2 rows और 2 columns are same in a determinant, then the value of determinant is always 0। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक नोट लिखा है जो इसी से रिलेटेड है। क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर एक रो, कम से कम एक रो या एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट अगर हमारे पास 0 हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। आप सीधे लिख सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, या तो फर्स्ट रो 0 0 एलिमेंट की हो, या सेकंड हो, थर्ड हो, या फिर कोई कॉलम हो ऐसा, तो हम क्या कह सकते हैं, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये हमारे पास इसका नोट था इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। तो अब आप देखिए इसके अंदर जो हमारे पास 4th प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से हम देखते हैं क्या कहती है हमें 4th प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट की, ठीक है, देन इट्स वैल्यू इज के टाइम्स द गिवन डिटरमिनेंट। अब हम सिंपल वर्ड में इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है और हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, किसी कांस्टेंट से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इस डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई है, के से मल्टीप्लाई है, सारे के सारे एलिमेंट। तो अब ये जो डिटरमिनेंट बन गया, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो वैल्यू जो पहले डिटरमिनेंट था, कौन सा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 वाला एलिमेंट वाला जो डिटरमिनेंट था, उसकी कितनी टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स होगी। तो सिंपल से वर्ड में आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, और उसमें किसी रो या फिर किसी कॉलम को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी कांस्टेंट से, तो हमारे पास जो नया जो डिटरमिनेंट बन गया उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जो हमारे पास ओल्ड जो डिटरमिनेंट था उसकी k मल्टीपल हो जाएगी, यानी उसकी k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे एग्जांपल के थ्रू। हमें पता है कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट A1 है वो 1 2 1 3 1 4 4 1 2 वही ले रहे हैं अपन जो एग्जांपल पहले लिया था। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 17 है। कितनी है, 17 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इस फर्स्ट रो को, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये डिटरमिनेंट चेंज हो गया यहां पे। हमने इसको क्या दे दिया, डिटरमिनेंट A2 नाम दे दिया इसको। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप देखो सॉल्व करते समय हमारे पास इस डिटरमिनेंट A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 इंटू -2 -6 इंटू -10 प्लस 3 इंटू -1। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A2 इज इक्वल टू -6 प्लस 60 -3। ओके, तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ A2 इज इक्वल टू 60 -9 हो गया यहां पे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 की वैल्यू आ गई 57 आ गई हमारे पास। अब यहां पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ A2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 17। ठीक है, ये 61 की जगह कितना है, ये 57 की जगह हमारे पास है 51 है, ये 60 -9 तो कितना है अपने पास, ये 51 है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 17। अब यहां पे देखिए जब ये 3 इंटू 17 हो गया, तो 17 तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू है।
तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A2 क्या हो गया, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A1 हो गया हमारे पास। यहाँ पे कितना हो गया, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो डिटरमिनेंट ऑफ A2 है वो 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A1 हो गया। यानी हमारी जो फर्स्ट रो वो किससे मल्टीप्लाई हुई थी, 3 से। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A2 की जो वैल्यू है वो कितना मल्टीपल हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A1 का, 3 मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें इस तरीके से ध्यान रखनी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक नोट लेते हैं और नोट के थ्रू हम इसके और कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो अब इस प्रॉपर्टी की कुछ कंडीशंस है हमारे पास, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ये डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए फर्स्ट रो के अंदर सारे के सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई है, के से मल्टीप्लाई है। किससे मल्टीप्लाई है, के से मल्टीप्लाई है। और सेकंड रो में लैम्डा से, थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई है, टी से मल्टीप्लाई है। तो अब हम फर्स्ट रो से क्या बाहर ले सकते हैं, के बाहर ले सकते हैं। सेकंड रो से क्या बाहर ले सकते हैं, लैम्डा। और थर्ड रो से टी बाहर ले सकते हैं। तो एवरी रो और एवरी कॉलम्स में अगर कांस्टेंट सेम है तो हम उनसे वो कांस्टेंट क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, जैसे हमने इस डिटरमिनेंट में बाहर लिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मान लो फर्स्ट रो के अंदर सभी एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट रो में से हम क्या ले सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं। थर्ड रो के अंदर 3 मल्टीप्लाई है तो हम 3 बाहर ले सकते हैं। थर्ड रो के अंदर अगर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई है तो हम 5 को बाहर ले सकते हैं, जैसे हमने के, लैम्डा और टी को बाहर लिया ना। तो ऐसे हम किसी भी डिटरमिनेंट में ये वैल्यूज क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया है के से मल्टीप्लाई है तो जो हमारा पहले वाला जो डिटरमिनेंट है वो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है, के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये तो रो के अंदर थी, कॉलम्स है। देखो फर्स्ट कॉलम है इस डिटरमिनेंट का, वो किससे मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है। तो इस 2 को हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो किसी भी डिटरमिनेंट के। तो इस डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया, 2 बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखें हमारे पास क्या है, ये डिटरमिनेंट है और हम यहां पे रो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा से। तो ये हमें बहुत टाइम करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो यहां पे देखो हम के से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो फर्स्ट को। हमने कर दिया सभी एलिमेंट्स को, रो फर्स्ट के सभी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से। बट जब हम किसी के से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को तो बाहर आप के से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखें कि हम के से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो के से हम इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे यहां पे। ठीक है, अब हम R2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा से। तो यहां पे देखो लैम्डा से सभी एलिमेंट्स R2 के क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो लैम्डा से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपको जो तीनों मैंने बातें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस में ये बहुत यूज होने वाली हैं। तो क्या क्या है ये देख चुके हैं आप। अगर किसी भी रो या कॉलम के अंदर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट के साथ मल्टीपल में लिख सकते हैं। और अगर हमारे को किसी भी रो या कॉलम को क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, तो आप उसको डिवाइड जरूर करें उसी एलिमेंट से। ओके, अब देखो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कह रही है और उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो आप देखें जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। यानी सिंपली अगर हम ये कहें कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी कोई भी रो या फिर कोई कॉलम 2 टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी ऐड है
या सब्ट्रैक्ट है। जैसे यहां पे डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं, इसकी जो फर्स्ट रो है वो उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं एलिमेंट्स की, 2 टर्म्स हैं, a1 प्लस k1, b2 प्लस k2, b1 प्लस k2 और c1 प्लस k3। तो ये यहां पे 2 टर्म्स में क्या है, सम हो रखे हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। और बाकी एलिमेंट्स क्या है, यहां पे देखो दोनों रोज के सेम है। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। कितने डिटर्मिनेंट्स में, 2 डिटर्मिनेंट्स में। तो कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने लिख लिया फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और बाकी दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे यहां पे, ठीक है। ऐसे ही b1 b2 और b3, यहां पे c1 c2 और c3 ये लिख लेंगे अपनी यहां पे। प्लस अब हम सेकंड जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का जो ऐड हो रखा है ना, k1 a2 और a3, k2 b2 और b3, k3 c2 और c3। तो ये हम क्या ले लेंगे यहां पे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे 2 डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहां पे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो के अंदर देखो अल्फा प्लस बीटा है, और सेकंड के अंदर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है बीटा प्लस गामा है, और थर्ड एलिमेंट में गामा प्लस अल्फा है। और जो नीचे सेकंड और थर्ड रो है उनमें एलिमेंट क्या है, सिंगल सिंगल ही एलिमेंट है। अब हम इसको 2 डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ले लेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम ले लेंगे इसमें। तो क्या आ गया, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। और ये हमें सेकंड और थर्ड रो क्या रखनी है, सेम रखनी है। फिर प्लस सेकंड एलिमेंट ले लेंगे इसका, फर्स्ट रो के सभी सेकंड एलिमेंट्स, तो बीटा गामा और अल्फा। अब जो सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है, ये रख लिए। तो हमारे पास क्या बन गए, 2 डिटरमिनेंट बन गए इसके। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसके 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं, और फिर हम डिटरमिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला जो हमने डिटरमिनेंट लिया हुआ है, इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर थर्ड कॉलम के अंदर 2 टर्म्स का क्या है, सम है। पहले किस में था, फर्स्ट रो में था, अब इस डिटरमिनेंट में कॉलम के अंदर है। तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, यानी 2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट लेने हैं तो 1 1 1, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम हमारा क्या है, सेम, और यहां पे हम क्या ले लेंगे, थर्ड कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स ले लेंगे, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गए, 2 डिटरमिनेंट का क्या बन गया, सम बन गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को, एक डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, 5th प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिए, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। अब हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है 6th प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी, देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या कहेंगे इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, हमें क्या कहा जा रहा है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब चेंज नहीं होगी, कब, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो या फिर कॉलम आर एडेड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनोदर रो और कॉलम। हमें कहा जा रहा है कि एक डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो सेम रहेगी, कब, जब हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके का, कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। क्या, जैसे हमारे पास यहां पे ये डिटर्मिनेंट आप देख पा रहे हैं, अच्छे से ध्यान दें इसके ऊपर, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। ये कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसको नॉर्मली सोल्व करें, जब वो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सेम रहेगी। अगर हम इस पर कुछ ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन करने का मतलब कि अब हम क्या कर देते हैं, किसी भी कॉलम को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और फिर हम उस दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, और फिर हम इसको सॉल्व करें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखें कैसे,
यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो इस डिटरमिनेंट का क्या है, ए पी और एक्स। सेकंड क्या है, बी क्यू और वाई। थर्ड क्या है, सी आर और जेड। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है, क्या है, फर्स्ट कॉलम, यानी मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, C1 में ऐड कर दिया हमने अल्फा से C2 को मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। क्या यूज कर लिया हमने यहां पे कि हमने क्या किया, C1 कॉलम में, यानी C1 कॉलम में C2 कॉलम के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी किससे, अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये किस में ऐड हो जाएगा, C1 में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, C1 में ऐड हो गया। तो आप देख पा रहे हैं A प्लस बीटा अल्फा, P प्लस क्यू अल्फा, X प्लस वाई अल्फा। ठीक है, और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जब हम ऐसा ऑपरेशन कर देंगे रो या कॉलम के अंदर, तो इन दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। अब यही काम हम किस में कर सकते हैं, तीनों के तीनों कॉलम्स में भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे C1 टेंस टू, या C1 में हम क्या यूज कर रहे हैं कि C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3। अब हम क्या कर रहे हैं, C1 के अंदर C2 को किससे मल्टीप्लाई करके, अल्फा से, और C3 को किससे मल्टीप्लाई करके, बीटा से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके, बीटा से मल्टीप्लाई करके हम किसमें, फर्स्ट कॉलम में ऐड कर रहे हैं। तो अब आप देखें, ये फर्स्ट आपके पास कॉलम है ए पी और एक्स। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा से। ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, बीटा से। अब इन दोनों को हम किस में ऐड कर देंगे, C1 में ऐड कर देंगे। तो ये देखो क्या हो गया, A प्लस बी अल्फा प्लस सी बीटा, P प्लस क्यू अल्फा प्लस गामा बीटा, और ये हमारे पास क्या हो गया, X प्लस वाई अल्फा और प्लस जेड बीटा। और फिर सेकंड और थर्ड कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इन डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या रहेगी, हमेशा सेम। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अब देखो इस एग्जांपल में हम समझ पाएंगे इसको बहुत अच्छे से कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 17। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो C1 टेंस टू 2C2 प्लस C1, यानी C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2, यानी C1 कॉलम में हम C2 कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और C1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम है C1, ये C1, ये C2 और ये C3। तो यहां पे हमने क्या किया, 1 3 4, ये तो C1 हो गया। अब हम C2 हमारे पास क्या था, 2, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो कितने हो गए, 4। अब हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई होने पे कितना हो गया, 2, इसमें ऐड कर दिया फर्स्ट कॉलम में, और ये भी 2 हो गया। अब हमने इसमें ऐड कर दिया, और दोनों कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब ये कितने हो गए, देखो डिटर्मिनेंट 5 2 1, 5 1 4, थर्ड रो 6 1 और 2। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 5 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 24, प्लस 1 इंटू 5 माइनस 6। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, देखें आप इसमें, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 इंटू, कितनी हो गई अपने पास, 5 इंटू -2, -2 इंटू -14 -1। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास -10 प्लस 28 -1। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 28 -11, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 17 हो गई। और पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी थी, 17। तो इसका मतलब जो ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं उससे हमारे पास डिटरमिन, यानी ऐसा हमने जब किया ऑपरेशन लगाया C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अभी हमने किस में यूज किया था, कॉलम में। यही काम हम किस में कर सकते हैं, रोज में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, रोज में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पे हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है,
ठीक है, कितनी है 17, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ी है। अब आप देखें, अब हम करना चाह रहे हैं कि R2 के अंदर हम थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रही R2, इसमें ऐड करेंगे थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 6। अब हम ये सारे एलिमेंट किस में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे सेकंड के अंदर। तो देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 1। अब ये 3 + 12, 1 + 3 4 + 6, और ये 4 1 और 2 सेम रहेगा। अब ऐसा करने से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है 1 2 1, 15 4 और 10, 4 1 और 2, और यहां से जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो हमारे पास कितनी आ रही है -2 -2 इंटू -10 -1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई -2 + 20 -1, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20 - 3, यानी कितना आ गया 17। यानी इस केस में भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 17 थी उसी के इक्वल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अब हम जब ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है ना, ये ऑपरेशंस यूज करेंगे, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रख पाएंगे, सेम रख पाएंगे, और इनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आप ऐसी ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पे। लास्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है यहां पे, उसको हम अच्छे से समझते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट में, जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू fx, ठीक है, और एफ ए इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हमने क्या डाल दी यहां पे a डाल दी, और वो डिटर्मिनेंट कैसा हो गया 0 हो गया। अब आप ध्यान दें, x किससे रिप्लेस हो गया a से, किससे रिप्लेस हो गया a से, ठीक है। और जब x a से रिप्लेस हो गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि x - a, आपने किसको रिप्लेस किया x को, किससे किया a से, तो x - a इस डिटर्मिनेंट का क्या हो गया एक फैक्टर हो गया। अच्छे से ध्यान दें कि डिटर्मिनेंट fx के अंदर है, ठीक है, और x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया a से, और वो क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब वो इक्वेशन हो गई, उस इक्वेशन का फैक्टर क्या होगा x - a हो जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, फर्स्ट रो है 1 1 और 1, क्या है 1 1 1, और सेकंड रो है a b c, और थर्ड हमारे पास क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हमारे पास है। ओके, जब ये हमारे पास है यहां पे, और हम देख पा रहे हैं कि हम रिप्लेस कर रहे हैं a को किससे b से, यानी a की जगह हम क्या रख दें b रख दें। अब देखो हम क्या रखने जा रहे हैं यहां पे, कहां था a फर्स्ट कॉलम में, तो हमने देखो क्या रख दिया b रख दिया। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हो गया सेम, तो अब हम कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी हो गई 0 हो गई। क्या हो गई 0 हो गई। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी हो गई 0 हो गई, तो हमारे पास इस डिटरमिनेंट का क्या फैक्टर हो गया a - b, क्योंकि हमने a को किससे रिप्लेस किया था b से, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा a - b फैक्टर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। अब हम डिटरमिनेंट में क्या कर देते हैं, b को रिप्लेस कर देते हैं किससे c से रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं c से रिप्लेस कर देते हैं। तो सेकंड कॉलम में b था, हमने b की जगह क्या रख दिया c रख दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पे कि हमारे पास सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गए सेम हो गए, दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये दोनों कॉलम हमारे पास क्या हो गए सेम। इसका मतलब जब दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है 0 हो जाती है, तो 0 हो गई यहां पे। जब ऐसा हो गया तो हमने b को किससे रिप्लेस किया था c से, तो हमारा फैक्टर क्या बनता है b - c। b को किससे रिप्लेस किया था c से, तो b को किया था c से, तो b - c बनेगा। x को करेंगे a से तो x - a बनेगा, a को b से करेंगे तो a - b एक फैक्टर बनेगा। तो हमारा फैक्टर क्या बन गया b - c एक फैक्टर बन गया। तो स्टूडेंट जितने भी हमने क्या प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर, यानी डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशंस करते समय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और याद रखने के साथ साथ इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने क्या किया है डिस्कस किया है। और अब हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें, तब हम इनको और अच्छे तरीके से
यूज करेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय। तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके।